अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि उनके जो किसी बंदे को बुलाने का जो अंदाज़े बयान था ना, वो कुछ इस अंदाज से होता था जिस तरह एक स्टूडेंट लीडर हुआ है, उसका मैंने प्रोग्राम किया, आतिफ़ चौधरी। वो लोगों को ये कहता होता था कि मोहब्बत जी, ये उसका जो है ना उसका एक ऐसा लफ्ज़ था जो वो किसी को अपने दोस्त को बुलाते वक्त उसे मुखातिब करता था, मोहब्बत जी कहता था। आज भी अगर वो लफ्ज़ किसी के मुंह से मैं सुनता हूँ तो मुझे आतिफ़ चौधरी याद आ जाता है। हालांकि मेरे साथ आतिफ़ चौधरी का कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं था, उसका ये डायलॉग मैंने बड़ा सुना हुआ था ना। इसी तरह ये जो है फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, मेरा एक बहुत अच्छा यानी जानने वाला कह लें, आप भाई कह लें, दोस्त कह लें, चूँकि जेल के अंदर इकट्ठे रहे हुए हैं ना, तो मैं भी उम्र कैद था। बाना भट्ट जो था ना, ये जिसका ये डायलॉग था, वो भी उस वक्त ना जेल के अंदर कैद था। नाज़रीन, आप ये देखें कि मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि हमेशा जो है ना वक्त का तयन करने में गलती ना करें, और दूसरे फ़ैसले जो है ना वो अपने मस्बत रखें, अपनी सोच को भी मस्बत रखें। इन कामों का कोई फ़ायदा नहीं। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बाना भट्ट जो है ना कोट लखपत जेल के अंदर आ जाता है। इनके ऊपर ना अलाउद्दीन भट्ट का कत्ल होता है। वो अलाउद्दीन जो होता है ना, उसके कत्ल के अंदर बाना भट्ट, इसका भाई अरशद भट्ट, इसके अलावा नन्ना भट्ट और चौथा अब्दुल्ला बम, ये इसका उर्फ था बम। ये चार अफराद जो है ना इस अलाउद्दीन के कत्ल में, भगवानपुरे का ये कत्ल था, और ये चारों जो मुल्ज़मान हैं इनको जो है ना 25-25 साल उम्र कैद की सज़ा जो है ना चारों को हो जाती है। अब जिस वक्त बाना भट्ट जेल के अंदर जाता है ना, ये गालिबन 88 या 89 का दौर था, तो कैंप जेल के अंदर जो है ना वो बड़े, उस वक्त आपको मैंने बताया बड़ी शश्कले वाली जेलें थी, इसमें नो डाउट, लेकिन वो हालात आज नहीं हैं। आज जेलें जो है ना बिल्कुल गुआंतानामो की तरह बन चुकी हैं। अगर आप या तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं देन आपकी इज़्ज़त अंदर बहाल रहेगी, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और साथ आपके अंदर टैलेंट है। अदरवाइज़ अब जेलों के अंदर किसी बंदे की, पंजाबी में कहते हैं, दवानी नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो ये बड़ी एक सबक आमोज़ कहानी है। बाना भट्ट जो था ना कैंप जेल से ये जो है इसको जब उम्र कैद होती है तो ये कोट लखपत जेल चले जाता है। ये चारों जो है मुल्ज़मान, इनको सज़ा होने के बाद ना सेंट्रल जेल है, कैदी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इनको वहाँ पे जब भेजा गया तो ये बड़ी आज़ाद जेल थी कोट लखपत ना। उस वक्त जेल के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। मुल्ला मुज़फ़्फ़र जेल के अंदर था और इस तरह के और लोग, क्योंकि मेरे से पहले का ये दौर है, तो मैं कादिर सुल्तान टोनी भी गालिबन अंदर था, हैदर वो PSF वाले जो राना ज़िया का जिनके ऊपर कत्ल था, खारी बलोच वगैरह, मन्नी गुजर, ये तकरीबन सारे अफराद उस वक्त जेलों के अंदर थे। बाना भट्ट जो था ना, इसका इनके मुखालफत जो थी ना वो भगवानपुरे में बेगम साजिदा दुरानी, ये मैंने आपको बताया पीछे प्रोग्राम में, माँ जी उनको लोग ज़्यादा इसी नाम से माँ जी कह के बुलाते थे। और वो बड़ी, यानी कि आप एक देखें ना, एक माँ होती है वो दुआ करती है, और एक माँ होती है जो अपने बेटों की हिफाजत के लिए और अपनी जान की हिफाजत के लिए अपने पर्स के अंदर जो पिस्टल भी रखती है। तो वो डेफिनेटली वो माँ, तो वो भी माँ है, तो माँ की तो दुआ भी जो है वो बड़ी जो है बड़ी अहमियत की हामिल होती है। लेकिन एक ऐसी माँ कि जो डरे भी किसी से ना, तो ये तो एक लेजेंड माँ हो गई ना, कि मेरा मतलब हज़ारों लाखों में एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों की भी और अपनी हिफाजत इस तरह से करे। ये दोनों भाई जो है ना कोट लखपत जेल के अंदर, अली इमरान बहादरा, इमरान बेग इनको कहते थे, और दूसरा गोशी भाई मिर्ज़ा सरोश बेग इनका नाम था। जब ये कोट लखपत जेल में आते हैं ना तो वहाँ की इंतज़ामिया, बेगम साजिदा दुरानी, चूँकि इनकी वालदा का बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। वो किसी IG DIG के पास अगर जाती है तो इनकी हर बात मानी जाती थी। वो थैरली, यानी कि वो बड़ी कॉम्पिटेंट किस्म की खातून थी और बड़ी बाइखलाक। ये बात आप याद रखिएगा, वो इस तरह की औरतों की तरह नहीं, वो जिस तरह होती हैं कि कोई बदतमीज़ी कर देनी किसी के साथ, नेवर। बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी। खैर नाज़रीन, जेल की इंतज़ामिया जो है ना अगेंस्ट लॉ, यानी कानून ये नहीं है कि अंदर वाले बंदों का चालान निकालें। कानून ये है कि जो बंदा बाहर से आता है ना, जेल वाले उसकी मुखालफत अंदर होती है, जेल वाले उसको नहीं लेते। अगर किसी मजबूरी से लेना पड़ जाए तो उसको हिफाजती बंद कर देते हैं, या वो कसूरी पैरों के अंदर या सजाए मौत के सेलों के अंदर ना, ताकि दूसरी जेल का कोई प्रिजनर, इनका दुश्मन, इन तक ना पहुँच सके। खैर यहाँ पे सिफारिश की वजह से काम उल्टा हो गया। बाना भट्ट वगैरह ये चारों अफराद का जो है ना चालान जो है ना कैंप जेल भेज दिया जाता है। पहले ये सजा हो के कोट लखपत आए और दोबारा इनको चालान जो है ना इनका कैंप जेल आ जाता है। अब ये 25 साल कैदी था बाना भट्ट ना, और साथ इसके दुल्ला बम, इसका भाई अरशद भट्ट और साथ नन्ना भट्ट, ये 25-25 साल सजा थे।
तो कैंप जेल चूँकि डिस्ट्रिक्ट जेल है, और डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर कोई आदमी हो ना, जिस तरह शाहिद कदीर एक हुए हैं, ये एक ऐसा इंसान हुआ है जी, 25 साल इनको भी सज़ा थी, स्टूडेंट किसी के कत्ल में ये आए हुए थे, और ये बड़े जितनी भी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, इन सब कहानियों के चश्मदीद गवाह हुए हैं। तो वो उन्होंने कैंप जेल के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है। तो उसके अलावा मलक निसार ने भी 25 साल सज़ा, काला दाई वाला, रियाज जवारदीन वाला, ये लोग रहे हैं जेलों के अंदर, लेकिन ये बड़े बारसूख थे। और बाना भट्ट अभी चूँकि बॉय था, अभी ये मैन नहीं बना था, और अभी जेलों में से इतने धक्के नहीं खाए हुए थे, तो इसलिए जो है ना कैंप जेल वालों ने इसको रखने से इनकार कर दिया। खैर उन्होंने वक्ती तौर पर इसे बंद किया, और दूसरे दिन ये नासिर बड़ाई साहब जो थे ना, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे कैंप जेल में ना, इनके दौर में बाना भट्ट का चालान जो है ना यहाँ से निकलता है और इसको साहिवाल के लिए भेज दिया जाता है। यानी रात को ट्रक लगते हैं, उन ट्रकों में आपको कोई पता नहीं होता आप किस जेल में जा रहे हैं। तकरीबन ये नीम कसूरी आप इन चलानों को कह रहे हैं। ऐसे भी जो चालान निकलते हैं ना, ये अगली जेल में जाकर बंदे को बिछाते ज़रूर हैं कि यार ये बाहर से कुछ ना कुछ तो करके आया है, जिसको अपने देश वालों ने नहीं रखा, तो फिर उसको अंडर प्रेशर करने के लिए जो है ना इतना मरवाते हैं। खैर वो देखें कि वो कत्ल ये जो है ना इन्होंने जिस बंदे को किया ना, इस बंदे ने इनका कोई नुकसान नहीं किया हुआ था। सबसे पहले तो अब ये बात नोट करें ना कि अलाउद्दीन के साथ इनकी कोई दुश्मनी, वो कोई ख़ानदानी को ऐसी नहीं चल रही थी कि जो इन्होंने खुदा न खासा किसी का बाप भाई मार दिया हो। ये एक अलग से कत्ल हो गया इनसे ना। अब ये धक्के शुरू हो गए बाना भट्ट से। इसका अलग भाई आशिक भट्ट जो है ना, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, गोशी भाई के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि आशिक भट्ट को इन्होंने कत्ल किया है। तो जब मैं ये प्रोग्राम किया तो मुझे कई कॉलें दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी असल हक़ाइक़ जो है ना थोड़े से आपसे वो चीज़ आपने क्लियर नहीं की। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा कि जिस वक्त गोशी बहादरा वगैरह, शाहिद म्योम, आमर भट्ट वगैरह, इनके जितना भी गैंग था ना, इन्होंने जिस वक्त आशिक भट्ट को 60 नंबर वैगनों के अड्डे की वजह से कत्ल किया है, तो वहाँ पर इन्होंने पिस्टल वगैरह निकाले हैं और उसको कहा है कि भाई तुम अपनी शलवार उतार दो और यहाँ से भाग जाओ। तो मुझे आप ये बताएं, ये अच्छी बात थी? गोशी भाई आज दुनिया में नहीं है, अगर आज वो दुनिया में होता तो उनसे ज़रूर ये पूछता कि आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी ऐसा डायलॉग किसी को कहने की। अब देखें ना, एक बंदा अड्डा लेके बैठा हुआ है, अड्डा, केबल, ये सारे काम जो है ना। अभी एक बंदा कहे जी मैं प्रॉपर्टी डीलर और मैं शरीफ आदमी, मैं नहीं मानूंगा। वकील हूँ मैं शरीफ आदमी, मैं नहीं मानूंगा। तीसरा बंदा ये कह दे मैं वसीका स्टाम्प फरोश हूँ तो मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं नहीं इस बात को मानूंगा। इसी तरह जुर्म की दुनिया जो है ना, इसमें भी कुछ अपने क़वायदो ज़वाबित हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा आप। गोशी भाई जो है ना, इनका छोटा भाई इमरान बहादुर बेग, गालिबन ये छोटा तो बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने जो है ना वहाँ पे डायलॉग उसको आशिक भट्ट को इन्होंने कहा कि भाग जाओ और अपनी शलवार उतार दो। वो बंदा चूँकि अड्डा वैगनों का लेके बैठा हुआ था, बदमाशी से, बदमाश लोग लेते थे ना, शरीफ आदमी तो नहीं, आप या मैं तो नहीं ले सकते अड्डा। तो वो उस बंदे को उसके डेरे के ऊपर, उसके अड्डे के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि शलवार उतार के भाग जाओ, तो आप मुझे बताएं वो बंदा कभी शलवार उतार के भागेगा? और ऊपर से आपको पता है कश्मीरी लोग वैसे ही थोड़े मोटे दिन के होते हैं कि सुई अड़ जाओ तो फिर इनको हिलाना, पाए खाते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, वो बड़ा बहादुर था, लोगों ने मुझे बताया, और बल्कि मुझे पहले भी इस बात का पता है। टिपना वगैरह जब, और गालिबन छुरियों के साथ उसको जो है ना खंजर मार के इन्होंने उसको जो है ना बिल्कुल ही उसको मार दिया आशिक भट्ट को। अब ये आशिक भट्ट जो था ना, ये 81-82 का मर्डर था, और वो बाना भट्ट का सगा भाई था। बाना भट्ट शायद अपने मुखालफिन के साथ लड़ना चाहता हो या उसने कोई प्लान किया हो, लेकिन वो अपने ट्रैक से उतर गया। उससे अलाउद्दीन का कत्ल हो जाता है, जेल के अंदर जाता है, वहाँ पे अंदर बहादरा और गोशी भाई इनके साथ इनका झगड़ा होता है। उस झगड़े में कोट लखपत जेल वाले जो है ना इनको कैंप जेल भेज देते हैं। कैंप जेल से नासिर बड़ाई जो है 25 साल कैदी रखने से इनकार कर देता है, और बाना भट्ट का चालान जब जाने लगा ना, तो लोग ये बताते हैं कि शाम को गिनतियाँ लॉकअप हो चुकी थी। जब बाना भट्ट को निकाला गया तो इससे ड्यूटी के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे की टेबल वगैरह और बाहर के जो बोर्ड वगैरह लगे हुए थे, इन चीज़ों को तोड़ दिया। उसको गुस्सा था कि मुझे क्यों निकाला, पहले लेना ही नहीं था, अब ले के बिला वजह बगैर किसी पेशी के मुझे आपने निकाल दिया। बाना भट्ट साहिवाल जेल चले जाता है, तो कुछ अरसे के बाद ना इसका भाई काला भट्ट जो है वो इसको वापस कोट लखपत जेल ले आता है। अब कोट लखपत जेल में जब बाना भट्ट आ जाता है तो यहाँ पे सिब्ते हसन नकवी एक सुपरिटेंडेंट हुए, जिसको किसी कल अदम तंजीम के जो है ना किसी बंदे ने, किसी उनके सरबराह ने जो है ना मुश्तबा, यानी कि लोग ये बताते हैं कि वो उनका नाम आया था, कल अदम तंजीम के कोई सरबराह थे, उन्होंने इस सुपरिटेंडेंट को, सिब्ते हसन नकवी को जो है ना मॉडल टाउन पार्क में इनके स्टोर कीपर असगर के साथ सुबह के टाइम वॉक करते हुए जो है ना इनके ऊपर हमला करके इनको कत्ल करवा दिया था। ये सुपरिटेंडेंट जो तो कोट लखपत में जो थे ये तैनात थे। फैक्ट्री के अंदर सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर था कि तमाम जो कैदी हैं ना, ये दौरे वाले दिन अपनी प्लेटें लगा कर जो है ना तो दौरे पे बैठे।
बाना भट्ट वगैरह चूँकि वेले थे, ये काम करते नहीं थे, मुशक्कत इन्होंने की नहीं, कपड़े भी तकरीबन बहुत कम मैंने बाना भट्ट को देखा है किसी कैदी कपड़े पहने हों। अब नाज़रीन, ये 4 मुकदमेवार थे, इनका भाई अरशद भट्ट, नन्ना भट्ट और सादुल्ला बम। इन्होंने प्लान किया कि आज सुप्रीटेंडेंट आता है, इसके दौरे बदमज़गी कर देते हैं, इसको जेल की लैंग्वेज में कहते हैं दौरा जो है ना ढक दिया है, या दौरे को जो है ना ख़राब कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा कैदी के लिए तो ये समझ लें कि ये बम की पिन खींचने के मुतरादिफ होता है ये जुर्म। यानी कि इसके लिए पूरे पंजाब की जेलों के अंदर 15-15 दिन के लिए उड़ती लग जाती है। अब 15 सुप्रीटेंडेंट जो चाहे इख्तियार है उसके पास, वो पूरी पंजाब की जेलों में कोई 32 सेंटर हैं, 15-15 दिन की आपकी उड़ती लगा दे, 15 दिन बाद आप इधर हैं उधर हैं, इधर पीछे घर वाले जा रहे हैं, आप वो उधर जाते हैं, वो कहते हैं उधर चला गया। ये पूरे पंजाब की जेलों के इन लोगों ने चक्कर लगवा दिया सुप्रीटेंडेंटों ने। किन लोगों को? लियाकत गिल, रमज़ानी, जेदे शाह, आबद शाह साहब रावलपिंडी वाले, ये बड़े धक्के इन लोगों ने खाए हुए हैं जेलों के अंदर। आप लोग सुनते हैं जेलों के वेरू, और भाई वो वेरू बस छोड़ दें, वो अल्लाह ताला की ज़ात, पता नहीं किस तरह उन लोगों को, कोई एक हर तरह के अफराद होते हैं ना दुनिया में। तो ये भी एक, मैं तो इनको सैंपल कहूँगा कि ये मिसाल कोई इनकी कॉपी नहीं कर सकता इस तरह के बंदों में। खैर नाज़रीन, इन्होंने जो है ना सिब्त हसन नकवी का जो है ना दौरा आता है, ये इन्होंने प्लेटें नहीं लगाई, और पहले ये दौरे वाले दिन इस हॉल से उधर चले जाते थे, उधर से आगे निकल जाते थे, जिधर दौरा जाता था ये उधर से अपना रुख चेंज कर लेते थे, दौरे के सामने नहीं आते थे। असल में वजह ये होती है कि जो दुश्मनदार लोग होते हैं ना, वो चौकड़ी मार के ज़मीन पे ऐसे सर अपने नीचे फेंका होता है, और उधर से घोड़े यानी 2 बड़े कदावर जो है ना वो कांस्टेबल, उन्होंने पग्गें पहनी होती हैं ऊपर, और साथ उन्होंने हाथ में बैंत पकड़े होते हैं, वो आवाज़ देते हैं परेड होशियार। आप यकीन करें इस आवाज़ के बाद लोग अपना सांस रोक लेते हैं। तो ये ऐसे ही लगता है कि जैसे वो मुगलिया दौर या से पहले जो जबरियत या बरबरियत के जो बादशाह का निज़ाम था ना, वहाँ पे जब बादशाह निकलता था तो उनके जो रियाया जो थी ना, सर ज़मीन पे जो है ना फेंक के जो है ना वो अपने बादशाह की तरफ नहीं देख सकते थे, उनकी इतनी जुर्रत नहीं होती थी वहाँ पे ना। तो वो लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा, जो गैरतमंद लोग हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो बिल्कुल जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनकी जान जाती है। वो कोशिश यही करते हैं, बड़े अंदर हाल होते हैं ना हेरा फेरी के। खैर इन्होंने जो है ना सुपरिटेंडेंट के दौरे पे जो है ना उसको इनकार कर दिया कि आइंदा हम, आपने ऐलान करवाया है कि जी सब लोग प्लेटें लगाएं, हमने आज वह प्लेटें नहीं लगानी, आपने जो बम फाड़ना है फाड़ लें। सुपरिटेंडेंट बड़ा होशियार आदमी था, उसने अपनी इज्जत बचाई, उसने देखा कि ये बंदा एक अकेला बंदा नहीं बोल सकता, ये कोई साजिश हुई है ना मेरे खिलाफ, तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा गड़बड़ हो गई। कैदी बड़े बददिमाग होते हैं, छोटी सी बात का वो जो है ना जंगल का जंगल जला देते हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान। एक कैदी था आसफ उसका नाम था, उसने कम अज़ कम जो है ना 25 से 30 करोड़ रुपए के कलीन, जो 1992 में ये लागत आपको बता रहा हूँ, उसने काती के साथ ना सारे कालीन काट दिए थे। इतने बड़े बड़े वाक़े जो है ना जेलों के अंदर हो चुके हैं, फैक्ट्रियों के अंदर। ये लोग अक्के होते हैं, सत्ते होते हैं, इनको ना अपने मुखालिफ भूल गए होते हैं, इनको जेल वालों के साथ जो है ना वो पड़ी होती है। खैर सुपरिटेंडेंट इनका चालान निकाल दिया। ये चालान जो था ये कसूरी था, और कसूरी चालान में मैंने आपको बताया हुआ है कि जेल के बाहर कांस्टेबलों की लाइन लगी होती है, पहले वो आपको मारते हैं, जेल का जो गेट बड़ा होता है वो खुला होता है, अंदर कैदी खड़े होते हैं, और ये कैदी अपनी तरफ से आपको और ज़्यादा मारते हैं। मैंने फिर जावेद जो कैदी है ना उससे मैंने ये पूछा, मैंने कहा कि आप क्यों मारते हो इतना, तो उसने मुझे कहा कि हमने बड़ा नाम सुना होता है, हम ना चेक करते हैं बंदे को खुद कि यार कल को हमारे भी चालान निकलने हैं, दूसरी जेलों में मुलाकातें होनी है, 25-25 साल हमें कैद है, तो वो बंदे को अपने तौर पे चेक करते हैं। और फिर जो बात उन बंदों की ज़ुबानी बाहर निकलती है ना जेल के अंदर, क्योंकि इन लोगों ने रात को बैरकों में जाकर बंद होना होता है, वहाँ पे लोग पूछते हैं कि यार लाहौर से फ़लाँ चलाना है, फ़लाँ बदमाश है, क्या बना। तो ये जो नंबरदार होते हैं ना, ये फिर वहाँ पर सही बात बताते हैं। लेकिन ये बात ये ठीक है, मैं मानता हूँ, चले आप इस तरह आ जाएंगे, गोल्ड मेडल दे देते हैं जी, बंदे को भाई बना देते हैं, उसके पूरे रोले डाल देते हैं जेलों के अंदर ना, ये कि एडवर्टाइजमेंट जो है ना होती है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप प्रोसेस किससे गुजरते हैं मुझे ये बताएं। यकीन करें, मैं हशरलिल्लाह आपको कसमिया तौर पे ये बात करूँगा, 100 में से एक बंदा कामयाब होता है, मेरी बात याद रखिएगा। खैर बाना भट्ट जो है ना साहिवाल गया, इसको मार पड़ी, और ये वहाँ पे भी साहिवाल जेल के अंदर ना लोग बताते हैं, ये नहीं कि मैं उसको कोई किसी वजह से प्रमोट कर रहा हूँ, बेचारा दुनिया से चला गया हुआ है, तो वो बड़ा ना यानी कि बहादुर था। अब नाज़रीन उसके बाद दरमियान में क्या होता है, जब ये हवालात में था ना, तो 17 महीने के बाद इसी अलाउद्दीन के कत्ल में इसके बड़े भाई काले भट्ट ने इसकी ज़मानत करवा ली, और ज़मानत करवाने के बाद मुद्दइयों ने जो है ना वो उसकी जो है कैंसिलेशन मूव कर दी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद जो है ना अदालत ने केस का जब ट्रायल जब कंप्लीट होता है
तो अदालत इसी केस में बाने भट्ट को 25 साल सजा दे देती है। तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जो मैंने आपको बता दिया। अब नाज़रीन ये साहिवाल जाता है, साहिवाल से जो है ना कुछ अर्सा के बाद जो है इसका ट्रांसफ़र दोबारा कोट लखपत जेल कर दिया जाता है और तकरीबन 33 महीने की जो है ना कैद, 17 महीने की हवालात और 33 महीने की जिसकी कैद थी, उसके बाद इसका भाई काला भट्ट जो है ना किसी भी तरीके से कैद के बाद इसकी ज़मानत करवा लेता है और ये बहुत कम होता है। 2 स्टेशन वाला था, उसकी कोई 25 किलो चरस का गालिबन मुकदमा था, उसमें उसकी ना कैद हो गया और 20 दिन बाद कैद के बाद ज़मानत हो गई थी। तो ये कैद के बाद ज़मानत हो जाना बहुत बड़ा काम होता है। बाना जेल के अंदर था ना, तो बाहर जो है ना बहादुर और गोशी भाई की वालदा जो बेगम साजिदा दुरानी थी ना, इनके साथ इनका बेटा काका होता है। ये दोनों जो है ना गड़ीशो पुल की तरफ से जो है जा रहे होते हैं बागवानपुरा, और रास्ते में जो है ना घात लगाए अफराद जो इनको मौत के घाट उतार देते हैं, वो शहीद हो जाती हैं। बड़ी मैं हमेशा उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ यार, वो जेन्युइन जो है ना वो जन्नत की हकदार थी। और उन्होंने जिस तरह से जो है ना, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहा होगा कि बदमाश बनो। वो तो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन में वो जो इलियास के साथ फड्डा हुआ था, वहाँ से काम स्टार्ट हो गया। जब मर्डर होता है ना, तो चूँकि मुखालफत थी ना, इस मुखालफत की वजह से जो है ना इस मुकदमे के अंदर काले भट्ट का भी नाम आ जाता है ना, जो बाने भट्ट का बड़ा भाई है, और साथ वो लोहारों का पर्चा हो जाता है, जिनको जो है ना मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया गोशी भाई के इनके गलों में पट्टे डाल के शाहिद मेम वगैरह ने आमिर भट्ट ने इनको पूरे इलाके भगवानपुर इनके चौकों के अंदर इनको घुमाया था। तो नाजरीन ये मुकदमा जब काले भाई के ऊपर हो जाता है ना, तो उस वक्त ये गिरफ्तार हो जाते हैं और ये कोट लखपत जेल के अंदर ना काला भाई भी मेरे साथ रहे हुए हैं, बल्कि मैं और ये हॉस्पिटल के अंदर ना बड़ी बड़ी देर बैठे रहते थे। मैं चूँकि कानून को समझता था, अक्सर मेरे से ये कानूनी मशवरे भी करते थे, केस के बारे में बातें करते थे। और मैं चूँकि मेरा बहादुर के साथ, इमरान भाई के साथ और मेरा गोशी भाई के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और मैंने ये प्रोग्राम मेरा वायरल होगा, मैंने अशरल्ला मैंने गोशी भाई को और मैंने बहादुर भाई को भी ये कहा था कि काला भट्ट जो है ना इंसाफ के मुकदमे में नहीं है, क्योंकि मैंने काले भाई से, इन्होंने मुझे कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया कि यार मैं माँ को तो मारने वाला बंदा इंसान है ही नहीं, माँ तो किसी की भी हो, उसको नहीं मारना चाहिए, ख्वाह वो किस तरह की भी हो। ये तो फरिश्ता सिर्फ खातून थी, बड़ी ग्रेट खातून थी, तो वो मुझे कुरान पाक के ऊपर उसने हलफ दिया हुआ था। यही चीज़ें बातें मैंने सारी जो है बहादुर के साथ और गोशी भाई के साथ डिस्कस की, लेकिन वो कहते थे कि यार हम पर्चा करवा बैठे हैं, हम कैसे इनको छोड़ दें। तो ये जो है ना उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। इसी तरह फिर दुश्मनी में होता है ना कि आप खुदा ना हादसा आपका नाम आ जाता है, तो फिर वो कैसा नाम आ जाता है, सुलह का भी चांस नहीं होता। वो मुद्दई सोचते हैं कि अगर अब हमने इसको निकाल दिया तो बाकी केस ख़राब हो जाएगा। यही चीज़ें आगे दुश्मनी बढ़ती जाती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आपको हकीकत का पता लग गया है, जैसे मुझे पता है कि मेरा भाई जाहिद अचानक कत्ल हुआ है, मैंने अपने भाई के खून के बारे में कभी ये नहीं सोचा कि वो कत्ल हो गया। उसके काम इस तरह के थे। मुखालफतें जो होती हैं ना, इनमें एक कत्ल आशिक भट्ट उनका भाई हुआ, और देखें कि उनके भाई का कत्ल होने के बाद बाना भट्ट अलाउद्दीन को मार के जेल के अंदर चले जाता है। जेल के अंदर धक्के खाने शुरू कर देते हैं। यार धक्के ही हैं। बाना भट्ट जो है ना बड़ा इखलाक वाला लड़का था, और उसका ये डायलॉग था, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। हर बंदा उसको देख के खुश होता था। सजाए मौत की सैलों में हर जगह वो बंदा फिरता था। और जेल के अंदर कैदी का फिरना खालाजान का वाड़ा नहीं है। ये उसके भाई जो काला भट्ट है, बड़े बड़े वो उसके ताल्लुकात थे और बड़े वो सोर्स इस्तेमाल करता था। और देखें आपके वो उनका टारगेट ये था कि अपने भाई के ट्रैक तक रहते ना, तो उनसे अलाउद्दीन कत्ल हो गया। आगे वो मुसीबतें स्टार्ट हो गई, 25-25 साल सजाएँ हो गए। बाहर जो है भाई जो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो भी अंदर आ जाता है 302 के मुकदमे में। और वो मैंने आपको जो बताया ना कोट लखपत में झगड़ा होता, तो काला भट्ट भी वहीं पे था। तो ये उस वक्त आ चुका हुआ था अंदर ना, तो दोनों का चलान कैंप आ गया वहाँ पे। मैंने आपको बताया चलान गया, तो इधर उन्होंने चीज़ें तोड़ दी, बाने भट्ट वगैरह। तो इस तरह जो है ना ये सारा मामला बनता है। अब आप देखें कि बाना भट्ट जब बाहर आ जाता है ना, तो बाहर आकर ना इसको क्या करना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था कि ये सोचता कि यार मैं किसी नकरदा गुनाह की जो है ना सज़ा काट के हूँ। जो मैंने जुर्म किया था ये तो मुझे अल्लाह ताला ने मेरा माफ़ कर दिया, मेरा कंप्रोमाइज़ हो गया, या मैं अदालत के थ्रू बाहर आ गया हूँ, तो मैं अब इन कामों से अवॉइड करूँगा, बिजनेस कर लेता, कारोबार कर लेता, कुछ और कर लेता। इसका एक दोस्त था सुहेल, बाने भट्ट का ना, बैरून मुल्क होता था। उसने वहाँ से कॉल करके बाने भट्ट को ये कहा कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ फड्डा डाल के बैठे हुए हैं, तो यार तुम उनको जाकर ना समझाओ कि ये काम छोड़ दे, रोज़ रोज़ ये शादी नहीं होती। ये लड़का बैरून मुल्क था ना, सुहेल इसका नाम था, और बाने भट्ट का जिगरी यार था, बचपन का दोस्त था। बाना भट्ट जो है ना ये अपने एक दो दोस्तों को साथ लेता है और ये उनके घर चले जाता है। उसका घर जो है ना अंगूरी स्कीम जो है ना इधर शालामार बाग में, वहाँ पे उसका घर था। तो वो जो है ना सुहेल, उसने कहीं उनको थ्रेट किया हुआ था, पहले से अलर्ट थे। अब देखें बाना भट्ट फिर जो है ना, बस यही चीज़ें हैं, यही वक्त का तायुन होता है। आप खुद ना जाएं, किसी को भेजें, किसी बुजुर्ग आदमी को भेजें जो आपका पैगाम सही तरीके से दे के आए ना, फिर उसके बाद ट्राई करें, फिर अगला स्टेप लें। डायरेक्टली आप खुद चले गए तो ये जाना नहीं बनता। कैदे मुसीबतें दुश्मनी भी आपके, और फिर आप खुद जा रहे हो। बाना भट्ट वहाँ पे जाता है, तो वो जो सुहेल का ब्रदर इन लॉ होता है ना,
वो मुसल्ला घर के अंदर इंतज़ार कर रहा होता है कि आज मुझे धमकी मिली है, कुछ ना कुछ होगा, तो बाना बट वगैरह ऊपर से पहुंच जाते हैं। ये होती है होनी का हो जाना, यानी इसको कहते हैं। मैं इन्हीं चीज़ों से आपको मना करता हूँ कि ऐसे काम ना करें। बाना बट जब वहाँ पे जाता है तो उसके साले के साथ उसके डायलॉग होते हैं। वो आगे से कहता है मुझे पता थी बदमाशा ने आना है, और बाना बट कहता है यार हम तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, और कहता असी ताड़ी कोई गल नहीं सुननी। बस इसी बात से बाना बट अपने पिस्टल को हाथ डालने लगता है, वो मौका नहीं देता, वो एक फायर करता है और वो सीधा बाने बट के हार्ट पे जाके लगता है, बाने बट की डेथ हो जाती है। अंगूरी स्कीम जो है शालामार बाग के अंदर, वहाँ पे बाने की जो बॉडी पड़ी होती है, इसके घर वालों को कॉल जाती है। अब आगे फिर आप देख लें कि ये क्या अंजाम हुआ। अंजाम मुकदमा दर्ज हो गया होगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या हुआ, वो बंदे जो है ना बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हुए हैं। वो जो मुलजमान थे ना, या जो 2-3 इन्होंने बंदे नामजद किए, वो सब बैरून मुल्क चले गए हैं। वो आज तक पाकिस्तान नहीं आए। बाना बट दुनिया में नहीं रहा। उसका भाई जो काला बट है ना, मैंने प्रोग्राम करने से पहले काले भाई को फ़ोन किया, बड़ी दूर से उनका मैंने नंबर लिया, मैंने अपने प्रोग्राम के बारे में उनसे पूछा, और मैंने कहा है कि आप नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, आप इस बंदे की बात ज़रूर सुनिएगा। ये मैं प्रोग्राम जब मेरा एंड होता है ना, तो आपने लाजमी ये जो है ना, ये रिकॉर्डिंग पूरी सुननी है। अब इनका जो भाई अरशद बट था ना, अलाउद्दीन के कत्ल में, वो 25 साल सजा था, वो भी आता है 3-3.5 साल के बाद बाहर आ जाता है। वो एक्सीडेंट उसका होता है और वो बेचारा जो है ना फौत हो जाता है। यानी कि एक भाई आशिक बट गोशी, बहादरा और टिपना वगैरह और शाहिद में वगैरह से कत्ल हो जाता है। दूसरा जो है अलाउद्दीन कत्ल होता है बाना बट से। बाना बट कत्ल हो जाता है सुहेल के सालों से, वो साला या उसके दोस्त वगैरह उसे मार देते हैं। अब उसके बाद जो अरशद बट होता है ना, जो पहले अलाउद्दीन के कत्ल में 25 साल सजा होता है, वो भाई आगे एक्सीडेंट में मर जाता है। बाकी रह गए 3 भाई, एक का नाम काला है, दूसरे का नाम गोगा और तीसरे का नाम शहजाद है। जो काले भाई हैं वो आज का प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, जो इनका गोगा भाई है वो गालबन उसका किसी फैक्ट्री वगैरह में जॉब कर रहा है, और जो शहजाद है वो केबल का काम कर रहा है। और ये तीनों भाई जो है ना इस वक्त अपने मस्बत अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरी चूँकि आए दिन इनके साथ कभी ना कभी रब्ता ज़रूर रहता है, और हमेशा मैं इनको यही नसीहत करता हूँ कि मैंने भी आपकी तरह जो है ना अपने घर के अफराद कत्ल करवाए हुए हैं, बड़ी मुसीबतें देखी हुई हैं, मैंने भी जेलें वही काटी हैं जहाँ पे आप लोग रहे हैं। तो अपनी नस्ल में ये चीज़ डाइवर्ट ना कीजिएगा, ये औलाद की जो है ना हक तलफी होगी। अगर हमारा बाप था ना, वो हमारा बाप था ना, हमारे बच्चों का बाप तो नहीं था ना। हमने जो करना था कर लिया, अगर कुछ कर लिया तब भी ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है। तो वो चीज़ बच्चों में डाइवर्ट ना करें, जो चीज़ हम नहीं कर सके अपने बच्चों को हम उनके अंदर पॉइजनिंग करें, स्लो पॉइजनिंग, उनको आहिस्ता आहिस्ता करते रहे, एंड क्या होगा, या बच्चा मर जाएगा या वो किसी को मार देगा। इन चीज़ों से इज्तनाब किया करें। मेरी बात याद रखिएगा नाज़रीन, बाना बट जो था बहुत अच्छा लड़का था। बाना बट इतना को बाइखलाक बंदा था ना कि वो छोटे से बच्चे को भी भाईजान कह के बुलाता था। अब इस तरह के जो बंदे हैं जो अपने किबले दुरुस्त कर रहे थे, या बड़ी जल्दी जो है ना वो इखलाक और ज़ुबान की वजह से पॉपुलर हो गए, लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, तो फिर वो कत्ल क्यों हो गए? वो इसलिए कत्ल हो जाते हैं कि वो वक्त का तयन करने में गलती कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम काले भाई। वालेकुम सलाम जी। भाईजान की हाल है, ठीक हो, खैरियत नाल? फर्स्ट क्लास होना सी अल्लाह का शुक्र। भैन मैं अज ना स्टोरी सारी करन लगा वहां, तो बस तुहाडी मेहरबानी। मैं चूंकि बाना भाई तुहानू पता है कि उन्हें किड्डी जबरदस्त जिंदगी गुजारी है, अंदर किड्डा उन्हें कैदियां दे जुर्माने भी बेचारा कोलों देंदे ने, बड़े बड़े काम मैं कुछ गल्लां दसियां लोगों नू, ते नाले मैं लोगों नू थोड़ा दसना दा, तुहानू पता कि मैं एक मस्बत पैगाम देना कि यार इन्हां कम्मां दा फायदा कोई नहीं हैगा। बिल्कुल मेरी गल सुन शाह भाई, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਪਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਮੁਸਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मुस्बत असर पैगा ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਨੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ
ਦੌਰ ਦਾ ਡੌਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਫਾਲੋ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 10-12 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਖੀਰ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੀਰ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਭਾਈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹਾਨੇ ਦੀ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ 25 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਾ ਜਾਨ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੇ ਕੇਸ ਚਿੰਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸ਼ਵਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 14-15 ਜਣੇ ਤਾਂ। चलो बस अल्लाह ताला की ज़ात उन्होंने मगफिरत करे। काले पैन ताड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात को हमेशा अपने ज़ुबान च रखन। जिंदाबाद। आप ज़रूर एहतियात बरतिएगा और अपने बच्चों पे नज़र रखा करें। मेरी बात याद रखिएगा नादरीन, आजकल हर बच्चा आइस पे लग गया हुआ है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अपने बच्चों पे नज़र रखें। जो बच्चा नहीं सोता, खाना नहीं खाता, जो बच्चा जो है ना उसकी आंखें खुली हैं बटनों की तरह, उन बच्चों को वॉच करें। आपका बच्चा कहीं नशे पे तो नहीं लग गया हुआ? अगर लग गया हुआ है तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके एक बार ज़रूर पूछिएगा, आपको मैं इसका हल बता दूंगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।